बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बेसिकली मतलब है कि हम गैल्वानिक सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल वगैरह के अंदर जो हम इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करते हैं, एनोड और कैथोड जो यूज़ करते हैं, उनका क्या पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन अभी किया था कि पोटेंशियल और वोल्टेज में क्या फ़र्क होता है। किसी ने कुछ सोचा? पोटेंशियल और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है? पोटेंशियल और वोल्टेज एक ही चीज़ होती है, समझ आएगी? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज ये हमारी एक बैटरी है, इसका ये एक छोटा टर्मिनल है नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स ने जब इधर से जंप करके इधर जाना है, इसको इसके लिए यहाँ जाने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो जो एनर्जी होगी वो उसका पोटेंशियल कहलाता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कि कितना वो एनर्जी पकड़ेगा इसको यहाँ से इधर जंप करने के लिए, ये इसका पोटेंशियल होगा। समझ लगी बात की? इधर से इधर आना तो आसान है उसके लिए, लेकिन इधर से, क्योंकि असल में इलेक्ट्रॉन एक्सेस यहाँ है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन्स का इधर से इस तरफ मूव करना, क्योंकि ये हाइटेड एरिया है, इसको हम क्या नाम देते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। समझ लगी बात? तो ये जो पोटेंशियल होता है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, इस पोटेंशियल को जब हम इलेक्ट्रोड के अंदर डिस्कस करते हैं तो ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रॉपर कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जब हम किसी इलेक्ट्रोड को उसके रिस्पेक्टिव 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप करते हैं और उसकी वजह से उस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल आता है वो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। समझ लगी बात की? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड व्हेन इट इज डिप्ड इन 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इज क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब पहली बात ये कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये तो हमने बात कर ली होता क्या है। अब नेक्स्ट टर्म में हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त टर्म है और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होगी? हर मेटल का जो रोड होगा, जाहिर बात है हर मेटल के रोड का अपना एक पोटेंशियल होगा, ऐसे ही है ना? तो हम तमाम एलिमेंट्स जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स वगैरह हैं, तमाम एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू के अकॉर्डिंग एक टेबल की फॉर्म में एक सीरीज़ में अरेंज करते हैं। समझ लगी बात की? सबसे ज़्यादा उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह पूरा एक हमने टेबल बनाया हुआ है। ये जो पूरी सीरीज़ है एलिमेंट्स की, जिसमें इन तमाम एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, इस कंप्लीट सीरीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहलाती है। इज इट क्लियर? आपकी बुक के अंदर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेंशन है, जो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये आपकी बुक में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जिसमें आप देखें ज़रा कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है विद रिस्पेक्ट टू देयर रिडक्शन पोटेंशियल, और इस आगे की तरफ देखिए इसकी वैल्यूज़ लिखी हैं कि हर एलिमेंट अपने अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, तो उसका कितना पोटेंशियल पे फर्क पड़ रहा है। आप देखिए शुरू में माइनस है, आगे जाते जा रहे हैं, हाइड्रोजन पे 0 हो गया और नीचे देखें तो और पॉजिटिव होता जा रहा है। ऐसे ही है, ये क्या है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। और अगर कोई इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होती है, यानी कि अगर लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल -3.045 है तो लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 3.045 ही होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, वो प्लस में होगा। समझ लगी बात? ये जो आपकी बुक में गिवन है ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल का टेबल है। ये वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बनाई गई है। ठीक है? और अगर हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना चाहें तो वैल्यू यही रहती है, साइन उल्टा हो जाता है, यानी जिसका पोटेंशियल रिडक्शन में पॉजिटिव है ऑक्सीडेशन में नेगेटिव होगा, और रिडक्शन में जिसका पोटेंशियल नेगेटिव है ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव होगा, साइन उल्टा होगा। इज इट क्लियर? समझ लगी बात की? अच्छा जी, अब नेक्स्ट टर्म हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SHE।
SHE स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये वो इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल बेसिकली क्या आता है 0.000 वोल्ट, ठीक है। वोल्ट आपको पता पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट, वोल्टेज भी जिसे हम कहते हैं। तो 0.000 आपने हम इसको 4 जीरो क्यों लिखे हैं, जेन में आ रहा है खाली जीरो लिख देते, खाली जीरो लिखें तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री में हम जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं तो पॉइंट के बाद फ्रैक्शन के बाद हम 3 डेसिमल्स तक देखते हैं, वो प्रीसाइज वैल्यू, इसलिए हम पॉइंट के आगे 3 जीरोस देख रहे हैं। यानी बिल्कुल जीरो पोटेंशियल अगर होगा तो किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। समझ लगी बात की। और वो इलेक्ट्रोड यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड जो है, जो इसका पोटेंशियल कितना है 0.000 वोल्ट। अच्छा, अब क्योंकि इसका पोटेंशियल बिल्कुल जीरो है इसलिए हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को एज अ स्टैंडर्ड बनाते हैं, इसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। इसको इस्तेमाल करके हम किसी भी दूसरी मेटल की रोड या नॉन मेटल की रोड का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। समझ आएगी बात, इसको स्टैंडर्ड बना के। इज इट क्लियर? अगर तो जीरो से ज़्यादा पोटेंशियल है यानी प्लस में जा रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल की अगर बात करें प्लस में जा रहा है तो इसका मतलब वो इसका पोटेंशियल हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा है। और अगर पोटेंशियल जो है मेटल का हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिव नेगेटिव में जा रहा है तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल हाइड्रोजन से यानी जीरो से कम है। इज इट क्लियर? ठीक हो गया, जो कि हमें टेबल से पता लग रहा था। अच्छा, अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता कैसे, यानी अगर हमने खुद बनाना हो ये इलेक्ट्रोड तो कैसे बना सकते हैं? बड़ा सिंपल तरीका है। ये इलेक्ट्रोड कैसे बनता है, हमने एक को भी सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह हमने एक सेल लिया है, उसके अंदर हम एक सोल्यूशन डालते हैं, क्या 1 मोलर HCl का सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन है, HCl का, और कितना 1 मोलर, ठीक है 1 मोल वाला 1 मोलर। उसके अंदर हम एक रॉड लगाते हैं। ये रॉड क्या होती है, ये प्लैटिनम की एक रॉड होती है, वायर होती है प्लैटिनम की, जो कि प्लैटिनम फॉइल कहते हैं इसे। इस प्लैटिनम फॉइल के ऊपर हम इलेक्ट्रोलिटिकली का मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करके इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की होती है डिवाइडेड प्लैटिनम ब्लैक की। यानी ये फॉइल के ऊपर ये जो आपको ये मैंने ये ऊपर बल्ब लाइट दिखाया है, ये क्या है, प्लैटिनम ब्लैक है। एक तो प्लैटिनम की तार है, उसके ऊपर हमने बिल्कुल डिवाइडेड मतलब बिल्कुल पाउडर करके प्लैटिनम का क्या की होती है, इसके ऊपर कोटिंग की होती है। प्लैटिनम की वायर के ऊपर प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग है। प्लैटिनम की एक आप समझ लें होती है ना एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, तो प्लैटिनम ब्लैक एलोट्रोपिक फॉर्म है प्लैटिनम की, ये अच्छी क्वालिटी की प्लैटिनम होती है, जिसकी वजह से इस प्लैटिनम की जो कंडक्शन है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, इट बिकम्स गुड कंडक्टर, जिसकी वजह से ये बड़ी अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह करवा सके। समझ की बात की। जब हम इस इलेक्ट्रोड को लगाते हैं, इस HCl के सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, पीछे से इसको हम यहाँ से इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, करंट देते हैं इसको, तो इस केस में क्या होता है, ये HCl की आयनाइजेशन करेगी और HCl की आयनाइजेशन करके इसमें से क्या निकलवा देगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। समझ आएगी? क्योंकि इसकी वजह से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इस वजह से इसे हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन जो है ये नेचर में तो गैस की फॉर्म में पाई जाती है, गैस का तो इलेक्ट्रोड नहीं ना बन सकता, इलेक्ट्रोड प्लैटिनम का है, लेकिन क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इस वजह से हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इसका पोटेंशियल देखते हैं तो कितना आता है, 0, और इसी वजह से इसे हम स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं। क्लियर हो गया? अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ कैन वी मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे मेजर कर सकते हैं? तो बड़ा सिंपल तरीका है, जैसे ये आपको एक सेल नजर आ रहा है, इस सेल के अंदर ये जो आपको सेंटर में डॉटेड लाइन नजर है, ये पार्टीशन है, ठीक है, एक पार्टीशन लगाई गई है, एक सेंटर में एक दीवार है, एक बैरियर है, इस तरफ कोई और इलेक्ट्रोलाइट है, इस तरफ कोई और इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो इलेक्ट्रोड है जो कि एज अ कैथोड काम कर रही है, गैल्वेनिक सेल है ये, आप देखिए ये जो इलेक्ट्रोड है ये एज अ कैथोड काम कर रही है, इसके ये कौन सी है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यही SH, ठीक है। और इस तरफ जो इलेक्ट्रोड है ये वो इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल हमने मेजर करना है। जैसे लेट्स सपोज ये जिंक की रोड, जिंक मेटल की रोड, हमने जिंक का पोटेंशियल मेजर करना है, ठीक हो गया? समझ लगी बात की। अच्छा, अब आपको पता है जैसा रोड यूज़ करें उसके रिस्पेक्टिव वैसा हम उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। इसका तो इलेक्ट्रोलाइट हमें पता क्या है, 1 मोलर HCl सोल्यूशन, अभी हमने बात की है, ठीक है। जबकि जिंक के अंदर आपको पता है हम जिंक का कोई सॉल्ट यूज़ करेंगे, जैसे लेट्स सपोज जिंक क्लोराइड हमने यहाँ पर डाला, 1 मोलर जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन। इज इट क्लियर? समझ लगी बात की। सेंटर में क्या है, पार्टीशन है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर इन इलेक्ट्रोड्स को डिप किया और इसको यहाँ से लेकर वोल्ट मीटर से हमने क्या किया हुआ, जोड़ा हुआ है,
ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, जैसे ही इसको हम डिप करेंगे इलेक्ट्रोड्स को, फॉरन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्टार्ट होगा, और फॉरन रिएक्शन स्टार्ट होने की वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रोड्यूस होना शुरू होगी जो कि इधर से निकलती है, ठीक है। और इस जगह पर क्या होगा, जिंक, आपको पता है जिंक ऑक्सीडाइज करता है और वो जिंक +2 बनाता जाएगा। वही जो हमने लास्ट टाइम गैल्वेनिक सेल की वर्किंग की थी, हमने तो जिंक और कॉपर को यूज़ करके की थी ना। अब यहाँ पर हम जिंक और हाइड्रोजन को यूज़ करके कर रहे हैं। यहाँ से हाइड्रोजन गैस बन रही है, यहाँ से जिंक आयंस बन रहे होंगे, और इसके रिस्पेक्टिव इस वोल्ट मीटर के ऊपर हमें रीडिंग आती जाएगी, समझ आ गई। इसका पोटेंशियल तो हमें कंफर्म पता क्या होता है, 0। वोल्ट मीटर पर जो रीडिंग आएगी वो सारी बात, ये तो 0 है, तो जितनी वोल्ट मीटर पर रीडिंग आई होगी वो इस रॉड का पोटेंशियल होगा, समझ आएगी बात। तो इस तरह से हम किसी भी मेटल रॉड का आराम से पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं बाय एस्टैब्लिशिंग देयर गैल्वेनिक सेल। उसका गैल्वेनिक सेल बनाएं, एक तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाएं, एक तरफ वाला रॉड लगाएं, उस रॉड का पोटेंशियल हाइड्रोजन के रेफरेंस को यूज़ करके हम आराम से मेजर करें, समझ आ गई। कोई इशू किसी को, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो ऊपर मैंने आपको बताई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसके क्या फ़ायदे हैं, हमने क्यों पढ़ी, ये टेबल पूरा क्यों देखते हैं हम, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं। सबसे पहला फ़ायदा, इट कैन बी यूज टू डिटरमिन द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन कितना फिजिबल है। मतलब हम 2 रॉड्स लगा रहे हैं, लेट्स सपोज हमने एक तरफ जिंक का रॉड लगाया है, एक तरफ कॉपर का रॉड लगाया है, और है कौन सा, गैल्वेनिक सेल हमारा, याद रखना, गैल्वेनिक को ही डिस्कस कर रहे हैं। एक तरफ जिंक रॉड लगा है, एक तरफ कॉपर रॉड लगा है। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, गैल्वेनिक सेल में जिंक रॉड जो होता है ये एनोड का काम करता है कि कैथोड का, एनोड, शाबाश, और कॉपर रॉड एज अ कैथोड काम करता है। अगर बिलफर्ज मैं इन दोनों रोड्स को उल्टा कर दूँ मतलब कॉपर रॉड को एज अ एनोड और जिंक रॉड को एज अ कैथोड यूज़ करने की कोशिश करूँ, ठीक है, और तब देखो रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उस दौरान रिएक्शन नहीं हो रहा होगा। लेकिन जैसे कि जिंक को एज अ एनोड और कॉपर को एज अ कैथोड यूज़ करता हूँ तो प्रोडक्ट्स बननी शुरू हो जाती हैं, मतलब रिएक्शन हो जाता है, समझ आ गई। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है, मतलब इनका पोटेंशियल बताता है हमें, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देखिए ज़रा, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रॉड है कॉपर और दूसरी रॉड है हमारे पास जिंक की, और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आपको टेबल से मिलेगा। कॉपर का जो रिएक्शन है, जो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है, आप टेबल में देखें इसका पोटेंशियल कितना आ रहा है, प्लस में 0.34, ऐसा ही है, ठीक है। हाइड्रोजन के पोटेंशियल से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है ना। अच्छा, अब जिंक का पोटेंशियल देखिए, जिंक का पोटेंशियल कितना आ रहा है, हाइड्रोजन के पोटेंशियल के ऊपर आ रहा है, और कितना आ रहा है देखो ज़रा, जिंक का पोटेंशियल, जिंक का है माइनस में 0.76, ऐसे ही है। जिंक का कितना पोटेंशियल है, 0.76, लेकिन माइनस के अंदर। अच्छा, अब आप देखिए ज़रा, एक का पोटेंशियल माइनस में आ रहा है जिंक का और दूसरे का प्लस में है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया पोटेंशियल पूरा जो है ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है। लेकिन हमें पता है गैल्वेनिक सेल में जिंक मेटल जो होती है वो क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है, ऐसे ही है। तो अगर जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो माइनस 0.76 आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा इसका, शाबाश, कि जिंक का पोटेंशियल, अगर जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो माइनस में है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और हमें ये भी पता है गैल्वेनिक सेल में हमारी जिंक मेटल जो है वो ऑक्सीडेशन कर रही है, ऐसे ही है। मतलब इसका पोटेंशियल हमारे पास कितना है, प्लस 0.76, और जो कॉपर है उसका हमारे पास कितना पोटेंशियल आ रहा है, कॉपर का बताएं मुझे, माइनस 0.34 प्लस 0.34, ठीक है। अब जब हम इन दोनों के पोटेंशियल्स को सम अप करेंगे तो सम अप करने के नतीजे में हमारे पास क्या आंसर आएगा, 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10, 8, 9, 10, 11 और 1.10, ऐसे ही है, ठीक है। और ये दोनों का आंसर किस साइन के साथ आएगा, पॉजिटिव के साथ, ऐसे ही ना, प्लस प्लस किया तो प्लस ही आएगा, सारी बात है। अच्छा, अब अगर तो हमारा इस तरह दोनों के पोटेंशियल को सम अप करने के नतीजे में रिएक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है, यानी होगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी अगर मैं इसको उल्टा कर देता, उल्टा किस सेंस में कर देता, अगर हमारा जिंक जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में था और हम सपोज करते हैं जिंक की रिडक्शन ही हो रही है, ठीक है,
और जो हमारी कॉपर मेटल है उसकी हम सपोज करते हैं कि उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इसका पोटेंशियल रिडक्शन में कितना है, प्लस में है, तो ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे आंसर यही आना है, लेकिन माइनस का साइन है तो साइन क्या आ जाना है, माइनस में आ जाना है। ऐसे ही है ना, माइनस माइनस प्लस होते हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे को आंसर यही आना है, लेकिन माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जिंक और कॉपर और दोनों इकट्ठी इस्तेमाल करें और जिंक की रिडक्शन हो जाए, कॉपर की ऑक्सीडेशन, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर की रिडक्शन होगी, क्योंकि जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मतलब जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कॉपर की निस्बत क्या है, कम है। वो माइनस में है ना जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, और कॉपर का प्लस में है, ठीक है। इस वजह से ये हम इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पता लगा के देख सकते हैं कि रिएक्शन हमारा जो हो रहा है दो रॉड्स के दरमियान वो होगा कि नहीं होगा। समझ लगी बात, क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, ईएमएफ, ये तो आपको पता होगा, फिजिक्स में पढ़ते हैं। ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स जो कि एक इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में शिफ्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हो, वो फोर्स क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। यानी पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल और ईएमएफ दो डिफरेंट चीज़ें हैं। पोटेंशियल एक एनर्जी की है, जबकि ईएमएफ जो होती है ये क्या है, फोर्स है। समझ लगी बात, दोनों में फ़र्क है, लेकिन दोनों को हम एक ही कंसीडर कर सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में मैथ और वेट एक ही चीज़ होती है, इसी तरह केमिस्ट्री में ईएमएफ, वोल्टेज, पोटेंशियल एक ही चीज़ है। फिजिक्स में सारी बात है वो डिफरेंस आ जाता है। समझ लगी बात की। तो ईएमएफ से मुराद आप यहाँ पर पोटेंशियल ही कंसीडर करें। ईएमएफ का मतलब क्या होता है कि एक टर्मिनल से, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब जंप करके जाएगा, कितनी फोर्स चाहिए इसको जंप करने के लिए, कि उसकी ईएमएफ कहलाती है। एक रिएक्शन की ईएमएफ या एक सर्किट जो होता है हमारा, उस सर्किट की ईएमएफ हमें बताती है कि इस सर्किट में से करंट कितना स्ट्रॉन्ग गुजर रहा है, वो कितना अच्छा गुड कंडक्टर है, वो उसकी ईएमएफ से पता लगता है, मतलब उसके वोल्टेज से पता लगता है। जैसे आप देखते हैं कि हमारी जो चीज़ें होती हैं, जो होम अप्लायंसेस होती हैं, उसका वोल्टेज कितना होता है नॉर्मल, 220 वोल्ट, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो कहते हैं बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, अगर इससे कम आ रहा है तो कहते हैं कि वोल्टेज की क्वांटिटी जो है कम आ रही है, प्रॉपर लाइट वगैरह नहीं चल रही। ऐसे ही है ना, मतलब वोल्टेज हमें उस चीज़ की स्ट्रेंथ बताता है कि उसमें से कितना करंट पास कर रहा है, कितनी स्ट्रेंथ से उसमें वर्किंग हो रही है। तो इसी तरह एक रिएक्शन जो हो रहा है, एक गैल्वेनिक सेल हमने बनाया है, उसकी ईएमएफ का पता लगाने के लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इस्तेमाल करते हैं। और वो कैसे पता लगाएंगे, बड़ा सिंपल तरीका है। जो दो इलेक्ट्रोड हमने यूज़ किए हैं उस रिएक्शन को करवाने के लिए, दोनों के इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को सम अप करेंगे, जो आंसर आएगा वो उसकी ईएमएफ होगी। समझ लगी बात, वो टोटल सेल की ईएमएफ होगी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी बुक के अंदर एग्जांपल बताई है, एक तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड है, एक तरफ जिंक इलेक्ट्रोड है, दोनों की ईएमएफ अभी हमने देखी, एक की 0.76 थी, एक की 0.34 थी, और सम अप किया तो हमारे पास आ गया 0.1। तो जो भी आंसर आया होगा वो क्या होगी, उसकी टोटल ईएमएफ कहलाएगी, ठीक है। सॉरी 1.1, तो 1.1 जो हो गया इसका, ये टोटल इसकी ईएमएफ। क्लियर हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा है टेंडेंसी ऑफ मेटल और नॉन मेटल टू ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। एक मेटल कितना ऑक्सीडेशन कर सकती है, कितना रिडक्शन कर सकती है, या नॉन मेटल के भी बारे में भी ये देखें तो वो भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता लगा सकते हैं। कैसे, आप देखें ज़रा, टेबल निकालें ज़रा अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। अब लेट्स सपोज आप देखें, सबसे पहले जैसे मैं बात करता हूँ, सबसे ऊपर वाली भी देख ली, लिथियम को। लिथियम का आप देखें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस में आ रही है बहुत ज़्यादा, -3.04, ऐसे ही है, ठीक है ना। इसका मतलब लिथियम के अंदर रिडक्शन करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत माइनस में वैल्यू जा रही है, ऐसा ही है। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन की वैल्यू इतनी ही ज़्यादा प्लस नहीं होगी, मतलब लिथियम ऑक्सीडेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है एज कम्पेयर टू
रिडक्शन। और ऐसा सब्सटेंस जिसकी ऑक्सीडेशन हो तो वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और ऐसा सब्सटेंस जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो वो क्या कहलाता है? वो रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसकी अपनी रिडक्शन हो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। समझ लगी बात की? लिथियम आयन जो है क्योंकि आसानी से ऑक्सीडेशन कर सकता है, इसका मतलब ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑल द मेटल्स हम पढ़ते हैं ना, ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर। इससे रिलेटेड भी मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ये हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि लिथियम हो गई, जिंक हो गई, ये जितने भी मेटल्स हैं जो जीरो के ऊपर हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जितनी ये मेटल्स हैं, ये सारी की सारी गुड क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब इनकी ऑक्सीडेशन आराम से हो सकती है, इनकी रिडक्शन आराम से नहीं हो सकती क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में आ रहा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनका प्लस में है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के नीचे देखें, जीरो के नीचे अगर देखें, तो जीरो के नीचे जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको देखा जाए तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में आ रहा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में होगा। मतलब ये रिडक्शन आसानी से कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं नीचे वाले, ये तमाम के तमाम गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे क्योंकि अपनी रिडक्शन कर रहे हैं ना आसानी से, दूसरे की ऑक्सीडेशन करेंगे, इसलिए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर वाई जिंक मेटल इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट वाइल कॉपर मेटल इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिंक जो है हालांकि वो भी मेटल है, रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन कॉपर भी मेटल है लेकिन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वजह क्या है इसकी? क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत माइनस है, बहुत कम है, जिसकी वजह से ये रिडक्शन आसानी से नहीं कर सकती, ये ऑक्सीडेशन करना पसंद करती है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और कॉपर को देखें तो इसका पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है, इस वजह से ये आसानी से रिडक्शन कर लेती है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी। समझ लगी? ये सारी बातें हमें किससे पता लगेगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक हो गया? नेक्स्ट देखें केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। हम मेटल की आपस में केमिकल रिएक्टिविटी को भी इसके मदद से पता लगा सकते हैं। कुछ मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, कुछ लीस्ट रिएक्टिव होती हैं और कुछ मॉडरेट रिएक्टिव होती हैं। ऐसे ही है ना, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये जो है ये क्या है? बड़ी ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर है, ब्लास्ट कर देती हैं ये। इसके बरक्स जो कॉइनेज मेटल्स होती हैं, कॉइनेज मेटल्स क्या होती हैं? वो मेटल जो कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, सिक्के बनते हैं इनके, जैसे चांदी के सिक्के बनते हैं, सोने के सिक्के बनते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इन्हें हम नोबल मेटल्स भी कहते हैं। ये मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है ना। जिंक हो गई, कॉपर हो गई, ये वो मेटल्स हैं जो कि मॉडरेट रिएक्टिव इन नेचर होती हैं। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है, किस पे डिपेंड करती है? इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। समझ आएगी? जितना एक मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी, इन्वर्स रिलेशन, ये याद रखना आप। रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा, रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो सबसे, इस सीरीज के मुताबिक देखा जाए तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? लिथियम का, माइनस में। इसका मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इस सीरीज के बाद, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इस सीरीज में देखें तो किसका है? फ्लोरीन का, +2.87। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। समझ लगी बात? क्लियर हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा, रिएक्टिविटी उतनी कम। रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम, रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स। कंसंट्रेटेड एसिड के साथ तो तकरीबन हर मेटल रिएक्ट कर लेगी, मसला पड़ता है डाइल्यूट एसिड का, इसमें पानी बहुत ज़्यादा मौजूद हो, तो ऐसे एसिड के साथ कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्ट कर लेती हैं, कुछ नहीं करती, ठीक है। तो ये भी किस पे डिपेंड करते हैं? इनके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर। समझ लगी बात की? अच्छा, अब डाइल्यूट एसिड जैसे HCl है, और अभी हमने बात की थी अगर HCl यूज़ करें तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे हमने बात की थी 1 मोलर HCl सोल्यूशन यूज़ करते हैं, ऐसे ही था ना, डाइल्यूट HCl यूज़ करते हैं। अच्छा, यानी एक तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और दूसरी तरफ हमारी वो मेटल का रोड है, ऐसे ही है। अब हम देखना चाह रहे हैं दोनों का कंपैरिजन, यानी एक तरफ पोटेंशियल हमारा 0 है और दूसरी तरफ उस मेटल का पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं जिंक मेटल की, तो जिंक मेटल देखें, इसका पोटेंशियल जो है हाइड्रोजन से ऊपर है,
मतलब माइनस में है रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब जिंक मेटल क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी। ऐसा ही है ना, ऑक्सीडेशन करेगी तो मतलब जिंक आसानी से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगी, ठीक है ना। जब जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो हाइड्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगी। इसका मतलब जिंक रॉड जो होगी ये आसानी से HCl के अंदर रिएक्शन कर लेगी, मतलब HCl में जिंक मेटल डिसॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर हाइड्रोजन से नीचे पोटेंशियल आ जाए, तो हाइड्रोजन से नीचे अगर पोटेंशियल आएगा तो उस केस में क्या होगा, जिंक रॉड जो है वो क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे पोटेंशियल आ रही है तो इसका काम सारा उल्टा हो जाएगा, यानी वो लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगी। यानी सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर जिंक मेटल जो है यानी कि अगर हाइड्रोजन से पोटेंशियल जो है वो ऊपर जा रहा है तो वो रिएक्टिव नहीं होगी, पोटेंशियल नीचे जा रहा है तो वो HCl वगैरह के अंदर आसानी से डिजॉल्व हो जाएगी। आखिरी चीज़ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल विद अदर, कि कुछ मेटल्स की कोटिंग करते हैं हम, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं। जैसा कि अगर हम कॉपर और आयरन को कंपेयर करें तो आयरन के ऊपर कॉपर की लेयर चढ़ सकती है, कॉपर पर आयरन की लेयर नहीं चढ़ सकती। इसकी वजह क्या है, यही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कि जो जीरो से ऊपर है वो आसानी से नीचे वाले के ऊपर कोटिंग कर देगा, नीचे वाला ऊपर पे नहीं कर सकता। समझ लगी। तो ये थी भी चंद एक एप्लीकेशन हमने डिस्कस की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की लास्ट में। ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, उसकी एप्लीकेशन देखी और हमने सीरीज को डिटेल में डिस्कस किया। किसी पॉइंट पर इश्यू हो तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।